arpanews.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर पद्मामणि। आधुनिक एवं समकालीन युग। आधुनिक युग का आरंभ। इसके अंतर्गत है पुनर्जागरण बुद्धिवाद का आरंभ। पुनर्जागरण का अर्थ अंग्रेजी भाषा के रिनेसां शब्द का हिंदी रूपांतरण पुनर्जागरण है। रिनेसां मूलतः फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है फिर से जागना। इटली के लेखक बैसारी ने इटली में प्रचलित मूर्तिकला और स्थापत्य कला के लिए रिनासित शब्द का प्रयोग किया। फ्रांसीसी विद्वान दिदरो ने 18वीं सदी में अपने ग्रंथ इनसाइक्लोपीडिया के तत्कालीन युग के नवीन साहित्यों और कला के विकास को रिनेसां कहा है। पुनर्जागरण को पुनरुत्थान, बौद्धिक आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन, नवजागरण, विस्तार का युग आदि नामों से जाना जाता है। आधुनिक युग की शुरुआत पुनर्जागरण के साथ होती है। पुनर्जागरण से आशय उन सभी महत्वपूर्ण परिवर्तनों से है जो मध्य युग के अंत में दृष्टिगोचर हो रहे थे। परिवर्तनों का आशय उन सभी सांस्कृतिक, वैज्ञानिक एवं बौद्धिक प्रवृत्तियों से है जो उत्तर मध्य युगीन मान्यताओं के साथ तार्किक दृष्टि, अन्वेषात्मक बुद्धि, मानवतावादी विचार और जागृति व कौतूहल युक्त चेतना की भावना के साथ आधुनिक युग में प्रवेश कर रही थी। इसका समय लगभग 1300 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक माना गया है। पुनर्जागरण आधुनिक युग के प्रारंभ को सूचित करने वाला चिन्ह है। पुनर्जागरण में उन सब बौद्धिक परिवर्तनों का समावेश होता है जो मध्यकाल के अवसान और आधुनिक काल के प्रारंभ की लगभग 200 वर्षों की अवधि में हुए। ये परिवर्तन थे: सामंतवादी व्यवस्था का पतन, प्राचीन यूनानी और रोमन साहित्यों व कलाओं का पुनः अध्ययन, राष्ट्रीय राज्यों का उदय, मुद्रण कला और ज्ञान का आविष्कार, नवीन व्यापारिक मार्गों की खोज, बारूद और कुतुबनुमा का आविष्कार, ललित कलाओं और लौकिक भावना की वृद्धि, सांसारिक जीवन के प्रति अभिरुचि और आकर्षण आदि। दूसरे शब्दों में, यूरोप में पुनर्जागरण एक ऐसा उदार बौद्धिक और सांस्कृतिक आंदोलन था जिसके फलस्वरूप मध्यकालीन व्यवस्था जैसे सामंतवाद, चर्च एवं पोपशाही की प्रधानता, रूढ़िवादिता एवं अंधविश्वास, अशिक्षा, अज्ञानता एवं लैटिन साहित्य की प्रधानता का अंत हुआ तथा लोगों में एक नई बौद्धिक जागृति एवं चेतना का विकास हुआ। यह बौद्धिक जागृति नए नए भौगोलिक खोजें, रोमन एवं यूनानी साहित्य के अध्ययन, व्यापार एवं वाणिज्य में वृद्धि, वैज्ञानिक आविष्कार एवं प्रगति, व्यक्तिवादी चिंतन के कारण ही संभव हो पाई। अब लोगों में तर्क की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई तथा अब एक नई व्यवस्था का विकास यूरोप में हुआ और इस नई व्यवस्था को ही आधुनिक युग के नाम से जाना गया। अब मनुष्य मध्य युगीन बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र चिंतन मनन की ओर अग्रसर हुआ। सांसारिक जीवन के प्रति अनुराग बढ़ा तथा मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का अभूतपूर्व विकास हुआ जो उस युग के साहित्य, कला, विज्ञान, धर्म, दर्शन आदि क्षेत्रों में परिलक्षित हुआ। सर्वप्रथम पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली में हुआ था। रॉबर्ट डरगैंग ने पुनर्जागरण के विषय में लिखा है, सांस्कृतिक पुनरुत्थान की कोई एक परिभाषा नहीं दी जा सकती। व्यापक रूप से सांस्कृतिक पुनरुत्थान के द्वारा सामंतशाही का पतन, प्राचीन साहित्य का अध्ययन, बारूद और छापेखाने का आविष्कार, नए मार्गों की खोज, पूंजीवाद का प्रारंभ इत्यादि कार्य संपन्न हुए। सीमित रूप में इसका अभिप्राय जिन विशेष सांस्कृतिक परिवर्तनों से है वे इस प्रकार है: लौकिक भावना की वृद्धि, सांसारिक वस्तुओं के प्रति रुचि, साहित्य और कला के क्षेत्र में नवीन भावना का विकास आदि। फिशर के अनुसार मानवतावादी आंदोलन का आरंभ, धर्म के क्षेत्र में नया दृष्टिकोण, स्थापत्य एवं चित्रकला का नया स्वरूप, व्यक्तिवादी सिद्धांतों का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और छापेखाने का आविष्कार इत्यादि विशेषताओं को सामूहिक रूप में सांस्कृतिक नवजागरण या पुनर्जागरण कहते हैं।
हेनरी एवं लुकूस के अनुसार पुनर्जागरण से अभिप्राय उन सांस्कृतिक परिवर्तनों से है जो 1300 ईस्वी के बाद इटली में विकसित हुए और 1600 ईस्वी के पूर्व यूरोप के अन्य भागों में फैले। पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताएं। पहला, मानववाद। मानववाद से अभिप्राय है उन्नत ज्ञान जो प्राचीन यूनानी और रोम साहित्य के अध्ययन से प्राप्त होता रहा। इन साहित्यों के अध्ययन करने वालों को मानववादी कहा गया। मानववादी विद्वानों ने धर्मशास्त्र एवं देवत्व ज्ञान की उपेक्षा कर मानववादी विषयों पर बल दिया। इन विद्वानों ने मानव जीवन की समस्याओं तथा मानव जीवन को सुखी व समृद्ध बनाने तथा उनके जीवन को सुधारने में अधिक रुचि दिखाई। मानव जीवन की श्रेष्ठता एवं महत्व पर भी बल दिया गया। पेट्रॉर्क को मानववाद का पिता कहा जाता है। इटली का प्रमुख नगर फ्लोरेंस मानववादी आंदोलन का प्रमुख गढ़ है। प्रमुख मानववादी विद्वान दांते, पेट्रॉर्क, बोकाशियो, मैकियावेली, रोनोतोलो, लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो आदि थे। दूसरा, राष्ट्रीय राजतंत्रों का उदय। व्यापारियों एवं मध्यम वर्ग की सहायता से राजाओं की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ तथा राजाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत एवं दृढ़ हो गई। अतः उन्होंने शक्तिशाली सेना बनाकर सुदृढ़ राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना कर ली। अब यूरोप में फ्रांस, स्पेन व इंग्लैंड में शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना हुई। तीसरा, धर्म सुधार आंदोलन। पोप एवं पादरी भ्रष्ट हो गए थे। गिरजाघरों में भ्रष्टाचार एवं अनैतिकता का बोलबाला था। अतः मार्टिन लूथर ने पोप एवं गिरजाघर में व्याप्त बुराइयों का भंडाफोड़ जनता के सामने किया। अब लोगों के मन में गिरजाघरों एवं पोप के प्रति घृणा जाग उठी। जनता का विश्वास धर्म के प्रति डगमगाने लगा। अब धर्म के क्षेत्र में भी एक नए धर्म प्रोटेस्टेंट का उदय हुआ। चौथा, नए महान व्यापारिक मार्गों की खोज। मार्को पोलो, हेनरी डियोज, कोलंबस, मैगलेन, वास्को डी गामा जैसे साहसी नाविकों ने नए व्यापारिक मार्गों की खोज की। इन नाविकों ने अनेक नए राष्ट्रों का पता लगाया तथा इन राष्ट्रों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। व्यापारिक संबंधों के कारण यूरोप वासियों के विचारों में नवीनता आने लगी। पांचवा, राष्ट्रीयता की भावना का विकास। धार्मिक आंदोलनों के कारण लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ एवं राष्ट्रीय चर्चों की स्थापना हुई। लूथरवाद ने जर्मन राष्ट्रीयता, कैल्विनवाद ने उच्च राष्ट्रीयता और आंग्ल चर्च ने ब्रिटिश राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया। राष्ट्रीयता की भावना के विकास के कारण ही लोगों ने समान जाति, समान भाषा और समान धर्म के आधार पर अपने को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करना प्रारंभ किया। राष्ट्रीयता की भावना के कारण ही यूरोप में अब अनेक नए राज्यों का उदय हुआ। छठवां, मध्यम वर्ग का उदय। आधुनिक युग में व्यापार वाणिज्य की उन्नति के फलस्वरूप नए नए नगरों की स्थापना हुई। इन नए नगरों में एक नया वर्ग पनपने लगा जिसे मध्यम वर्ग का नाम दिया गया। यह वर्ग सामंतों एवं चर्चों की सत्ता का घोर विरोधी था तथा राजा की शक्ति का पोषक था। सातवां, प्रजातांत्रिक अथवा लोकतांत्रिक भावनाओं का विकास। सामंतों के पतन के पश्चात राजतंत्रों का उदय हुआ। राजाओं की शक्ति में जब वृद्धि हो गई तो ये राजा भी निरंकुश और अत्याचारी हो गए। इन लोगों ने जनता को सताना प्रारंभ किया। फलस्वरूप जनता ने अब राजा के विरुद्ध विद्रोह करना प्रारंभ किया एवं इनकी शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया। अब उन्होंने वैज्ञानिक ढांचे पर आधारित संवैधानिक राजतंत्र तथा लोकतंत्र की स्थापना करना प्रारंभ किया और राजाओं की शक्ति समाप्त कर वास्तविक शासन या सत्ता का अधिकार जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में सौंपा गया। आठवां, राष्ट्रीय साहित्य एवं लोक भाषाओं का विकास। इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, पुर्तगाल आदि देशों की लोक भाषाओं में वहां के लोगों की मातृभाषाओं में अनेक नवीन ग्रंथों की रचना की गई।
ये नवीन ग्रंथ उन देशों की अनुपम साहित्यिक उपलब्धियां हैं, जैसे इटली में इटालियन भाषा का विकास हुआ। इस भाषा के लोकप्रिय कवि एवं लेखक दांते हैं, जिन्होंने डिवाइन कॉमेडी नामक ग्रंथ लिखा। बोकाशियो ने डेकमेरान नामक ग्रंथ की रचना की। पेट्रॉर्क ने भी कई ग्रंथ लिखे। फ्रांसीसी भाषा एवं साहित्य में रेबलॉस एवं मार्टन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्राइसर्ट एवं विलो ने भी फ्रांसीसी भाषा एवं साहित्य में वृद्धि की। इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य का विकास हुआ। इंग्लैंड का प्रसिद्ध साहित्यकार चासर था। उसने अंग्रेजी भाषा में कैंटरबरी टेल्स लिखी। इंग्लैंड का प्रसिद्ध नाटककार शेक्सपियर था। इसने अनेक लोकप्रिय नाटक जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस, हैमलेट, रोमियो जूलियट आदि लिखे। इस तरह विभिन्न देशों में विभिन्न भाषाओं एवं साहित्यों का विकास हुआ। 9वां, ललित कलाओं के क्षेत्र में विकास। इसके अंतर्गत पहला है स्थापत्य कला। मध्ययुगीन गॉथिक शैली की जगह अब स्थापत्य के क्षेत्र में यूनानी, रोमन एवं अरबी शैली का समन्वय हुआ। इस नई शैली में गोल मेहराबों, कलापूर्ण स्तंभों और गुंबदों की प्रधानता थी। स्थापत्य कला के विकास में राफेल, माइकल एंजेलो, पलामियो का नाम विशेष उल्लेखनीय है। फ्रांस में पेरिस का लूबे राजमहल, लंदन का सेंट पॉल गिरजाघर इस कला के महत्वपूर्ण उदाहरण है। दूसरे नंबर पर है मूर्तिकला। पुनर्जागरण युग में मूर्तिकला का विकास फ्लोरेंस नगर में हुआ। इस युग के मूर्तियों में शौर्य और सौंदर्य के साथ करुणा भी अभिव्यक्त की गई। नवीन मूर्तिकला का पथ प्रदर्शक लॉरेंजो गिबेंती था। इस युग के प्रसिद्ध मूर्तिकार रोनोतोलो रोबिस, माइकल एंजेलो तथा लियोनार्दो दा विंची थे। इटली की नवीन मूर्तिकला का प्रसार फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड में भी हुआ। तीसरा, चित्रकला। इस युग में नवीन चित्रकला की शैली का आरंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से शुरू हुआ। इस नवीन चित्रकला की शैली का जनक जिएटो माना जाता है। चित्रों में मानव जीवन के विविध पहलुओं, प्राकृतिक एवं धार्मिक विषयों को भी चित्रित किया गया है। प्रसिद्ध चित्रकारों में माइकल एंजेलो, राफेल एवं लियोनार्दो दा विंची प्रमुख हैं। लियोनार्दो की प्रसिद्ध कृति मोनालिसा है। चौथा, संगीत। इस युग में नवीन वाद्य यंत्रों का आविष्कार हुआ। इस युग की संगीत कला में यूनानी, रोमन और हिब्रू के प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। इस नवीन संगीत का सूत्रपात भी इटली में हुआ। प्रमुख संगीतकारों में पैलेस्ट्रीन, गिवनानी, गैब्रिली विशेष प्रसिद्ध है। ये इटली के थे। इंग्लैंड के प्रमुख संगीतज्ञ जॉन बुल और विलियम बोर्ड थे। 10वां, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, जिसके कारण पश्चिमी देशों का पूर्वी देशों के साथ व्यापार समाप्त हो गया। फलस्वरूप यूरोपीय लोगों ने नए सामुद्रिक मार्गों की खोज की। तुर्कों के अत्याचार के कारण बहुत से यूनानी विद्वान बड़ी संख्या में इटली चले गए और जहां उन्होंने पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण योगदान दिए। पुनर्जागरण का परिणाम यानी पुनर्जागरण का प्रभाव। पुनर्जागरण ने जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित किया। इसने मानव जीवन की श्रेष्ठता एवं उसके महत्व को बढ़ा दिया तथा लोगों के भौतिक सुखों एवं मनोरंजन में भी वृद्धि लाई। संक्षेप में पुनर्जागरण के परिणाम इस प्रकार हैं। पहला, रूढ़िवादिता एवं अंधविश्वासों की समाप्ति। लोग तर्कवादी हो गए। उनमें बौद्धिक जागृति आ गई थी। अब वे किसी भी बात को चुपचाप स्वीकार नहीं करते थे। अब वे बुद्धि एवं तर्क के आधार पर बातों को परख कर उसकी सच्चाई जान लेते थे। दूसरा, मानवतावादी दृष्टिकोण का विकास एवं विस्तार। यूनानी एवं रोमन साहित्य के अध्ययन के फलस्वरूप लोगों में मानवतावादी दृष्टिकोण का विकास हुआ। अब मानव की समस्या की ओर ध्यान दिया जाने लगा तथा उसके जीवन को और ज्यादा सुखी एवं समृद्ध बनाने का प्रयास किया गया। अब लेखकों का साहित्यिक विषय चर्च, पोप या धर्म न रहकर
मानव एवं जनसाधारण प्रमुख विषय हो गए। पुनर्जागरण ने व्यक्तिवाद एवं मानव के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तीसरा, शिक्षा का विकास एवं प्रसार। पुनर्जागरण के फलस्वरूप रोमन एवं यूनानी भाषा एवं साहित्य को महत्व दिया जाने लगा तथा लैटिन भाषा की उपेक्षा की गई। राष्ट्रभाषा एवं साहित्य का भी विकास हुआ। फलस्वरूप अब शिक्षा का विकास एवं प्रसार तीव्र गति से हुआ। चौथा, धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ। तर्क तथा आलोचनात्मक दृष्टिकोण के विकास के कारण जनता के समक्ष पोप तथा चर्च की बुराइयां एवं अनियमितताएं उजागर हो गईं। विद्वानों ने अपने लेखों में चर्च एवं पोप की बुराइयों पर प्रहार किया। अब लोगों के मन में चर्च एवं पोप के प्रति पहले जैसी श्रद्धा नहीं रही। लोगों का विश्वास रोमन कैथोलिक धर्म एवं पोप के प्रति उठने लगा। अब धर्म सुधार आंदोलन का मार्ग प्रशस्त हुआ। पांचवा, इतिहास पर प्रभाव। पुनर्जागरण के प्रभाव से जनता में पुनः इतिहास लिखने एवं पढ़ने की भावना जागृत हुई। पुनर्जागरण के पहले गोथों तथा हूणों के आक्रमणों ने प्राचीन तथा मध्यकालीन इतिहास के मध्य एक खाई बना दी थी, जो पुनर्जागरण के साथ ही समाप्त हो गई। छठवां, नवीन उपनिवेशों की स्थापना। पुनर्जागरण के फलस्वरूप नए नए प्रदेशों की खोज की गई। नए प्रदेशों की खोज में कोलंबस, वास्को डी गामा, जॉन कैवर, मैगलेन नामक नाविकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। आगे चलकर यूरोप में उपनिवेशवाद की भावना ने जन्म लिया। अब यूरोपीय देशों जैसे पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड, हॉलैंड ने यूरोप के बाहर एशिया, अफ्रीका में अपने उपनिवेश स्थापित किए। सातवां, राष्ट्रीय राज्यों का उदय। सामंतवाद का पतन हो गया। समान जाति, धर्म एवं भाषा के आधार पर लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ। अब छोटे छोटे राज्य समाप्त हो गए। इनकी जगह बड़े राज्यों का उदय हुआ। आठवां, मध्यम वर्ग का उदय। व्यापार वाणिज्य में वृद्धि के कारण नवीन नगरों की स्थापना हुई और इन नवीन नगरों में एक नए वर्ग का विकास हुआ जिसे मध्यम वर्ग कहा गया। इस वर्ग ने सामंतों का विरोध किया तथा राजा की सहायता कर उसकी शक्ति एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि की। नवा, नए समुद्री मार्गों की खोज। तुर्कों ने यूरोपीय व्यापारियों के स्थल मार्ग को अवरुद्ध कर दिए थे, अतः नए समुद्री मार्गों की खोज इस काल में हुई। 10वां, कला पर प्रभाव। इस युग में स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला, मूर्ति कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुए। इस युग के प्रसिद्ध कलाकार माइकल एंजेलो, राफेल, लियोनार्दो दा विंची, सिटियन आदि थे। 11वां, साहित्य पर प्रभाव। इस युग में साहित्य का भी अच्छा विकास हुआ। अब साहित्य में लैटिन भाषा की उपेक्षा हुई तथा रोमन एवं यूनानी भाषाओं के प्रभाव में वृद्धि हुई। राष्ट्रीय भाषाओं का विकास हुआ, जैसे इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा, फ्रांस में फ्रांसीसी भाषा, स्पेन में स्पेनिश भाषा तथा इटली में इटालियन भाषा एवं साहित्य का विकास हुआ। और अब इसका महत्व। पुनर्जागरण के फलस्वरूप रूढ़िवादिता, अशिक्षा, अज्ञानता, सामंती व्यवस्था का अंत हुआ। लोगों में बौद्धिक जागृति आई एवं नवीन सांस्कृतिक चेतना का विकास हुआ। अनेक नए वैज्ञानिक आविष्कार हुए। मानव का जीवन समृद्ध और सुखमय हो गया। भौतिकता एवं विलासिता के क्षेत्र में वृद्धि हुई। धार्मिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सुधार हुए तथा नवीन नगरों एवं व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में वृद्धि हुई। इस तरह पुनर्जागरण ने यूरोप में एक नए युग को जन्म दिया, जिसे आधुनिक युग के नाम से जानते हैं। इस तरह पुनर्जागरण ने जहां व्यक्ति को उन्नति के शिखर पर चढ़ाया, वहीं कुछ बुराइयां भी छोड़ गया। जैसे व्यक्ति स्वार्थी हो गया, उपनिवेशवादी व्यवस्था को प्रोत्साहन मिला, पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा मजदूरों का शोषण होने लगा आदि। किंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पुनर्जागरण अंधकार से प्रकाश की ओर बहुत बड़ा कदम अवश्य था। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।